हाय, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप होमवर्क कर रहे होंगे और पिछला लेक्चर ज़रूर सही से देखे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ भल भाग के बारे में, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन था, जो दिखता है बाहर से, फीमेल का जेनिटल ऑर्गन। उसके लिए कलेक्टिवली टर्म क्या यूज किए थे? भल्वा यूज किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड देख रहे थे। मेमोरी ग्लैंड का कुछ पोर्शंस है जो आगे हम लोग देखेंगे, और पढ़ना हम लोग को आज oogenesis, राइट। oogenesis मेनली हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, अब oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा। देखिए अपना ये पल्स बायोलॉजी क्लासेस, नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस। माई सेल्फ एनसीईआरटी मास्टर। चलिए मैं इसको आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। सही है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये माई सेल्फ मनोज कुमार, एनसीईआरटी मास्टर। फुल्ली एनसीईआरटी आपको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। फुल्ली एनसीईआरटी बायोलॉजी, लाइन बाय लाइन, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, और क्या था अपना टेस्ट। आप लेक्चर देखिए, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको एनसीईआरटी पीडीएफ मिलेगा, राइट। और लेक्चर पर बेस्ड आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। हमने चर्चा करी थे पिछले लेक्चर में भी कि आप जब देखते हैं यूट्यूब पर, चूँकि मैं आपके साथ आमने सामने नहीं होता हूँ, राइट, तो आप सीरियसली नहीं लेते हैं लेक्चर को। तो आप लेक्चर को सीरियसली लीजिए, और लेक्चर में जो भी आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया है उनको देखने में, उनको समझने में, तो उनको इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको लेक्चर पर बेस्ड सवाल मिलेंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मांगा जाएगा आपसे, ईमेल मांगी जाती है, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, राइट। इसके बाद जो आप एक एक करके सवाल बनाइए और उसको सबमिट कीजिए। इंस्टेंटली आपको आपका स्कोर दिखेगा, मज़ा आएगा। और वो टोटल इन्फॉर्मेशंस मेरे पास भी होता है। बीच में थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, मैं फिर से इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली लेक्चर देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसको बनाइए और अपने आप को चैप्टर के हिसाब से अपने आप को तौलिए कि हमने क्या सीखा, ठीक है। अगर गलतियाँ होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। चलिए, जो अपन देख रहे थे ना पिछले लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मैं ये सब आपके साथ डिस्कस किया था, और मैं ये होमवर्क दिया था आपको कि आप इसको अपने से फिलअप करेंगे। क्योंकि नीट में क्या होता है या 12th में क्या होता है, एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, खासकर नीट में तो ज़रूर आता है कि आपको पूछेगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। क्या है ये, मालूम है क्या है? मालूम है ये? बताइए क्या है ये? क्या बताए थे, इसको याद कीजिए। 15 to 20 नंबर में हुआ था। क्या था ये? ए नंबर में देखिए क्या है, क्या है? ए बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, आई क्या है। नंबरिंग में पप्पू दे देगा। क्या है याद कीजिए। तो अगर यदि स्लाइड्स से पिछले लेक्चर को आपने सही से देखा है तो आपको ये ज़रूर बनना चाहिए। मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। क्या है ये? मेमोरी क्या है ये बताइए?
मेमोरी लोब्स है ना, मेमोरी लोब्स है ये 15 to 20 नंबर में। इसके बाद क्या है ये बताइए, ये मेमोरी एल्वियोलस है, मेमोरी एल्वियोलस। इसके बाद क्या है ये मेमोरी डक्ट है ना, मेमोरी डक्ट है। इसके बाद ये डी नंबर क्या है, इसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, है ना। इसका ई क्या है बताइए, लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। एफ क्या है, निप्पल है। जी क्या है, एरियोला है। और ये क्या है, ये तो रिब्स है, मसल्स बिटवीन द रिब्स है, और ये पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है। आप इसको करेंगे, खुद से करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से इसको लेवल कीजिए और उसको आप मिलाइए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये फीमेल में हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी ग्लैंड। फीमेल में क्या है, डेवलप मेमोरी ग्लैंड है, और ये मेल में क्या होता है, वेस्टिजियल फॉर्म में। मेल फीमेल, चूँकि हम लोग क्या हैं, मैमल्स है, और मैमल का पहचान होता है मेमोरी ग्लैंड। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड क्या है, फुल्ली डेवलप है। मेल में क्या होता है, वेस्टिजियल फॉर्म में, राइट। और हम लोग जो है एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, क्या किसी फीमेल का मेमोरी ग्लैंड का शेप साइज हैवी है या बल्कि है तो क्या उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेमोरी लोब्स का नंबर तो सेम है, चाहे वो शेप साइज में बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, बड़ा होता है, उसका कारण क्या बताए थे, एडिपोज टिश्यू का उसमें डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से वो किसी किसी का बल्कि या हैवी होता है, ठीक है। ये अलग अलग देखिए, आगे भी स्लाइड्स में आपके लिए लाया हूँ। ये मेल में जो क्या है, वेस्टिजियल फॉर्म में है, लेकिन मैमल है तो वो उसका रेमिनेंट फॉर्म है एक तरह से। और फीमेल में क्या है, ये डेवलप फॉर्म है। ये देखिए मेमोरी ग्लैंड का डिसेक्शन थोड़ा सा और भी, ये जो बाहर से है उसका जो स्किन वाला एरिया हटा दिया गया है, तो उसमें पता चल रहा है क्या क्या चीज़ है, ठीक है। मेमोरी लोब्स के बीच में जो 15 to 20 मेमोरी लोब्स है, उसके बीच में क्या रहता है, फैटी टिश्यू रहता है, ठीक है, फैट का टिश्यू रहता है। और ये क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है, जिसमें क्या बनेगा, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क फॉर्मेटिंग ग्लैंड है एल्वियोलाई, ठीक है। और ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है, जो मिल्क बना वो क्या है, मिल्क कैसा ग्लैंड है ये, सॉरी मिल्क कहते हैं, ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो कैसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन, डक्ट वाला ग्लैंड है ना, तो ये कैसा ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस ग्लैंड है, राइट। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बना, और वो मिल्क एक डक्ट के द्वारा माइग्रेट करता है वहाँ से, दैट इज लेक्टिफेरस डक्ट, है ना। देखिए ये एल्वियोलाई और ये डक्ट है ना, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उधर, बस गौर से देख लीजिए, लोकेशन किसका क्या है पता चलेगा, ठीक है। ये फैटी टिश्यू येलोइश कलर दिख रहा है, इसके अंदर ये एल्वियोलाई, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ठीक है। ये निप्पल बोलते हैं हम लोग, लेक्टिफेरस साइनोसिस बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट जहाँ रियूनाइट किया, ठीक है। और फीमेल के ब्रेस्ट को शेप साइज या उनको उनका पोजीशन मेंटेन करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए ब्यूटीफुल सा क्लिप है आपके लिए, डायग्राम फीमेल का ब्रेस्ट रीजन में क्या क्या चीज़ है ये दिख रहा है आपको, है ना। एल्वियोलाई दिख रहा है जहाँ मिल्क का फॉर्मेशन होना है, फिर उधर निप्पल दिख रहा है, राइट है। चलिए देखिए यहाँ पर थ्योरी पोर्शन क्या है, कह रहा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल बट इज इन रूडिमेंट्री फॉर्म। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल फॉर्म में है, फुल्ली डेवलप नहीं है। तो मेल में भी प्रेजेंट है
लेकिन क्या है वो रूडिमेंट्री फॉर्म है। इन फीमेल द मेमोरी ग्लैंड डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन का आपको ध्यान रखना है नाम, वो एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो मेल में तो है रूडिमेंट्री, डेवलप नहीं है। फीमेल में क्या है, ये दो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ये डेवलप करता है, एक तो एस्ट्रोजन इनिशियल स्टेज में, और जब फीमेल में मेंस स्टार्ट हो जाता है तो फिर प्रोजेस्टेरोन भी उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम लोग देखे थे एस्ट्रोजन की वजह से। तीसरा पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू है ना, ये एडिपोज टिश्यू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। वो डिस्कस किया था आपके साथ। कह रहा है 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। ईच ब्रेस्ट में लेक्टिफेरस डक्ट कितना है, या मेमोरी डक्ट बोलते हैं, कितना है 15 to 20, ध्यान रखिएगा। ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला न्यूमेरस सिबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट। एरियोलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एरियोला रीजन देखे थे, जो ब्लैकिश पोर्शन है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड पर, वहाँ पर क्या है सिबेसियस ग्लैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिबेसियस ग्लैंड होता है। ठीक है, देखिए इधर कर मेमोरी ग्लैंड आर कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है, ये भी आई है, भी आई है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल में या ह्यूमन बीइंग में, वो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये स्वेट ग्लैंड है, नॉट सिबेसियस ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, और ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला, ये अलग पॉइंट है, न्यूमेरस सिबेसियस ग्लैंड है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो स्वेट ग्लैंड का। इसको एकदम बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। कह रहा है सेक्रेशंस एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड के लिए टर्म यूज करते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, तो सेक्रेशंस ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। सेक्रेशंस एंड इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, सेक्रेशंस मतलब वहाँ फॉर्मेशन। कह रहा है मिल्क प्रोडक्शन होता है, एक हार्मोन है जिसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से राइज होता है। मिल्क प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा। और मिल्क इजेक्शन, ये काम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो दो हार्मोन मिल्क से संबंधित जो बराबर क्वेश्चंस आता है उनको आप ध्यान रखेंगे। एक मिल्क प्रोडक्शन दैट इज प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन या एक्सक्यूजिंग बोलते हैं, मिल्क का निचोड़ना, वो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन कहाँ से निकलने वाला हार्मोन है, याद कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ, एंटेरियर पोस्टेरियर, कौन सा, तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। राइट है जी। करा मिल्क प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मिल्क इजेक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन। राइट है। करा ह्यूमन मिल्क का कुछ इन्फॉर्मेशंस है, ये भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि ह्यूमन मिल्क में ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो एब्सेंट होता है, तो आयरन। राइट, और विटामिन सी भी एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी। और पुअर इन आयरन, है ना, मिल्क में आयरन नहीं होता है। बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केसिन होता है, मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसिन। क्या है ये, मिल्क प्रोटीन है, ये मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन। ठीक है, केसिन याद रखिएगा। और केसिन प्रोटीन, लैक्टोज रहेगा, शुगर है लैक्टोज, फैट्स रहता है, सोडियम, पोटेशियम, PO4 3- और विटामिन्स, ये सबसे रिच होता है। मिल्क को ना कंप्लीट फूड का दर्जा प्राप्त है,
देखिए एक बेबी जन्म लिया, उसको बाहर से तो हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं। इवन बोला जाता है कि 6 मंथ तक तो उसको वाटर भी नहीं देना चाहिए, राइट। उनको और क्या होता है, बेबी ग्रोइंग फेज में होता है, उनको तो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए ना, तो उस न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करने के लिए उसका मदर मिल्क इनफ है, राइट। तो मिल्क में क्या है, ऑलमोस्ट हर चीज़ है, तो कंप्लीट फूड बोलते हैं। हाँ, एनालिसिस में देखा गया है तो थोड़ा आयरन का अमाउंट कम है, ठीक है, और विटामिन सी भी नहीं मिलता। बाद में कि हर चीज़ है जो बेबी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। देखिए इधर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन या स्क्वीजिंग बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन निकलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये यहाँ पर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब ऊपर से है, एंटीरियर मतलब अंदर से है, ठीक है। ये पोस्टीरियर से निकलने वाला हार्मोन है, PRS बोलते हैं, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन। अब देखिए क्या है, जो ही बच्चा मदर के निपल में अपना सकिंग के लिए अपना माउथ टच करता है कि फीमेल से मिल्क इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा। जो ही बच्चा को गोद में लेगी फीमेल, भाई जो लैक्टेटिंग फीमेल है उनकी बात कर रहे हैं, कोई भी फीमेल बच्चे को गोद में लेगी, मिल्क कैसे आएगा। जिनका बच्चा है, खुद का बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो जो ही गोद में लेती है अपना निपल जो है उनके माउथ में टच कराएगी कि मिल्क उतरना बोलते हैं, मिल्क उतरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टिमुलस, पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट बोलते हैं। देखिए इधर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, किस तरह से ये काम करता है, मदर और चाइल्ड के बीच में किस तरह का बाउंडेशन होता है। कि बच्चा मुंह में लगाया, अब छोटा बच्चा है वो तो सक करना जानता भी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सीखता है वो। लेकिन क्या है, एक दिन का बच्चा पैदा हुआ वो भी मिल्क पी लेता है। कैसे पी लेता है, वो टच करता है कि मिल्क उतरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको ध्यान से देखेंगे कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हार्मोन, ठीक है, और ये काम करता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ध्यान रखेंगे। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं oogenesis, ठीक है। हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, oogenesis। oogenesis oogenesis करा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट कॉल्ड oogenesis which is markedly different from spermatogenesis। ये जो गैमेटोजेनेसिस था उसको दो भाग में बांटे थे हम लोग, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके थे मेल में, राइट, और स्टार्ट हुआ था आफ्टर पुबर्टी। पुबर्टी को गेन करने के बाद, है ना, 13 से 15 साल के बीच मेल में स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो oogenesis का प्रोसेस है वो बिल्कुल ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से अलग है। किस मामले में अलग है, तो क्लियर कट डिफरेंसेस पता चलेगा। ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये जब जिस फीमेल में ये oogenesis होना है, वो फीमेल जब अपने माँ के गर्भ में डेवलप कर रही होती है, उसी समय उसके ओवरी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कोई फीमेल है X, इसमें oogenesis प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब ये X फीमेल अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। तो जन्म से पहले प्रीनेटाल बोलते हैं इसको, प्रीनेटाल पीरियड में ही उसमें क्या हुआ, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्ट हो जाता है मेल में, जबकि क्या हुआ था आफ्टर पुबर्टी। तो दोनों में डिफरेंस है ना जी, और भी डिफरेंसेस आगे देखेंगे।
ठीक है। करा oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंटल स्टेज, है ना। एम्ब्रायनिक कंडीशन में ही जब वो फीमेल है तभी उसमें डेवलप हो जाता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियंस गैमेट मदर सेल, जिसको ओगोनिया बोलते हैं, आर फॉर्मेड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्मेड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। क्या है इसको समझिएगा, इस समझने वाला चीज़ है। तो ये बताया ना, एक्स नाम की फीमेल, मान लीजिए ये एक्स है, एक्स नाम की फीमेल, जिसमें oogenesis कब स्टार्ट होगा, जब ये एक्स अपने मदर के उम्ब में रहेगी, यूट्रस में पल रही होगी। कब? अभी जन्म भी नहीं हुआ इसका। अब इसके ओवरी, ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान क्या अलग अलग ऑर्गन बना। जब ओवरी इसका बना, कब? जब ये अपने माँ के गर्भ में है तभी इसके अंदर सब ऑर्गन बना होगा ना। तो ओवरी बना, उस ओवरी में मिलियंस ऑफ, कपल ऑफ मिलियंस लिखा आपका एनसीईआरटी, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख, कपल्स ऑफ मिलियन 20 लाख 30 लाख, तो 20-30 लाख के आसपास क्या है, ओगोनियम सेल का डेवलपमेंट इसके ओवरी में हो जाता है। और जब इसका जन्म होता है तो ये ओगोनियम सेल का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज करता है, इसमें कोई एडिशन नहीं होता है। जितना बन गया इसके एम्ब्रायनिक कंडीशन में वो बन गया, अब इसमें फर्दर इंक्रीजमेंट या फर्दर एडिंग नहीं होता है। किसका? ओगोनियम का। ओगोनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग गैमेट मदर सेल, ठीक है, गैमेट मदर सेल बोलते हैं। दैट इज ओगोनिया। फीमेल में जहाँ गैमेट बनता है, गैमेट बनाने वाला जो सेल है उसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल, दैट इज कॉल्ड ओगोनिया। ये वर्ड याद रखिए, ओगोनिया। आर फॉर्मेड विद इन ईच फीटल ओवरी, ईच फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ, कपल ऑफ मिलियंस, कपल मतलब 2 है मान लेते हैं, तो 20 लाख इसमें 20 लाख दूसरे में, राइट है। ईच ओवरी लिखा है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्मेड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद उस फीमेल का बर्थ हुआ, फीमेल बेबी का बर्थ हुआ, तो उसमें अब फर्दर ओगोनिया का उसमें एडिंग नहीं होगा, वो डिक्रीज ही करता है, देखेंगे आगे। लेकिन कपल ऑफ मिलियंस है, जब उनका जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसके ओवरी में बन चुका है। तो oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ? बिफोर बर्थ। देखिए इधर, ये आपके लिए फ्लो चार्ट लाए हैं और समझ में आएगा ये चीज़। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी का हम जो डायग्राम आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस करूँगा। देखिए इधर, ये क्या है? ओगोनियम है भाई, ओगोनियम है, गैमेट मदर सेल है। क्या बोलते हैं इसको? गैमेट मदर सेल, मदर सेल है, ठीक है। तो ये तो डिप्लॉयड होगा, 2n लिखे हैं, डिप्लॉयड है। ये अपना नंबर बढ़ाता है, ओगोनियम सेल, कपल ऑफ मिलियंस है ना, तो अपना नंबर बढ़ाएगा। कैसे? तो माइटोसिस करके। उधर भी था, जर्मिनल एपिथेलियम था, स्पर्मेटोसाइट्स बोले थे, जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया बोले थे, सॉरी। स्पर्मेटोगोनिया भी क्या हुआ था, अपना नंबर माइटोसिस से बढ़ाया था। इसी तरह से ये ओगोनियम भी अपना नंबर माइटोसिस से बढ़ाता है, इस केस में भी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी oocytes बोलते हैं, ठीक है। ओगोनियम में माइटोसिस हुआ और ये प्राइमरी oocyte स्टेज में आया। ये बिफोर बर्थ ऐसा हुआ, जन्म से पहले नंबर ऑफ ओगोनिया कपल ऑफ मिलियंस ईच ओवरी में बन चुका है। कैसे बना? तो ड्यू टू माइटोसिस। और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, चूँकि माइटोसिस का प्रोडक्ट तो सिमिलर होता है, तो ये 2n, तो ये भी 2n होगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocytes। और इसमें डिवीज़न जन्म से पहले, जब ये एम्ब्रायनिक कंडीशन में है, तो इसका फर्दर डिवीज़न अरेस्ट हो जाता है। कौन सा स्टेज में? तो प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 याद है हम लोग, थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप कर लेते हैं। ये जो सेल डिवीज़न है 2 टाइप का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी बनता है। अगर डिप्लॉयड सेल्स है तो 2 डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगे, जो क्या होगा, आपस में भी कार्बन कॉपी होगा और मदर के साथ भी होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हम लोग के बॉडी जो सोमेटिक सेल्स बोलते हैं वो अपना नंबर सोमेटिक सेल्स बढ़ाता है माइटोसिस के द्वारा। क्लियर है। और कुछ सेल्स होते हैं जो जर्मिनल सेल्स, जर्म सेल्स है, फीमेल में जर्म सेल, मेल में जर्म सेल्स, तो ये क्या करता है, मियोसिस के द्वारा अपना नंबर बढ़ाता है गैमेटोजेनेसिस में। तो यही चीज़ होता है, राइट है। तो मियोसिस में जब कोई सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से टोटल 4 सेल बनता है, राइट है, 4 सेल बनता है। तो ये जो 4 सेल है, तो पहला जो मियोसिस 1 बोलते हैं, तो एक से जो 2 बना उसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। 2n है कंटेंट, तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। इस प्रोसेस को मियोसिस 1 बोलते हैं। तो मियोसिस 1 का भी तो अलग अलग स्टेजेज है, याद कीजिए। मियोसिस 1 का स्टेजेज था क्या, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को भी बांटते थे लेप्टोटीन, जायगोटीन, याद कीजिए, डिप्लोटीन, पैकेटीन, याद है। ये अलग अलग स्टेजेज है। इसी तरह से प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, टीलोफेज 1, अलग अलग स्टेजेस से गुजरा। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर क्या स्टार्ट हुआ था, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड का भी फिर था प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ये कंप्लीट प्रोसेस जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसका, मियोसिस का, ठीक है। वो हम लोग पढ़ चुके हैं उधर 11th वाला पोर्शन में, आप वहाँ से कोरिलेट कीजिए बात को। तो क्या है, ये प्राइमरी oocytes में डिवीजन तो स्टार्ट हुआ मियोसिस का, लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 के किस स्टेज में अरेस्ट होता है आप पता कीजिएगा। प्रोफेज 1 का तो अलग अलग स्टेज है ना, लेप्टोटीन है, जायगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है और डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेज है। तो 5 स्टेज में से किस स्टेज में वो अरेस्ट होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वैसे, लेकिन आप पता करेंगे। थोड़ा सा आपको भी कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर बर्थ क्या हुआ, प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 स्टेज में। अब क्या है, इस फीमेल का जन्म हो जाता है। अब ये फीमेल जन्म के बाद जब उसमें ये अभी भी अरेस्ट है, जन्म के बाद भी अरेस्ट है। अब क्या है कि जब ये फीमेल जिसमें ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, पुबर्टी एज को गेन करती है। पुबर्टी एज मतलब 11 से 13-14 साल की उम्र में आती है, तो फिर से ये जो अरेस्टेड फॉर्म है ना, ये फिर से एक्टिवेट होता है। गुड। तो मियोसिस अब कंटिन्यू होने लगता है, जो अरेस्ट था वो स्टार्ट हो गया। तो मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा, मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, मियोसिस प्रोफेज 1 का पार्ट, फिर मेटाफेज 1 का पार्ट, ठीक है। ये सब ख़त्म, कंप्लीट हुआ। फाइनली क्या हुआ, टीलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, एक सेल से ये 2 सेल बना। तो ये 2 सेल बनता है अनइक्वल टाइप का, एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। जो छोटा सेल बनता है उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ये छोटा सेल के पास न्यूक्लियस तो आया, हैप्लोइड न्यूक्लियस आया, चूँकि डिप्लॉइड से हैप्लोइड बन गया मियोसिस 1 में, तो न्यूक्लियस तो है लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम है। और जो दूसरा सेल है उसमें भी न्यूक्लियस है लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा है। और ये वाला सेल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो ड्यूरिंग ओवुलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल्स में रप्चरिंग होता है, तो वहाँ से यही चीज़ बाहर आता है, सेकेंडरी oocytes बाहर आता है। एग बाहर नहीं बोलेंगे उसको, लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग, सेकेंडरी oocytes। क्लियर है। अब देखिए ये अनइक्वल क्यों हुआ, नॉर्मली तो इक्वल होता है, हम लोग देखे थे उधर स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ अनइक्वल नेचर में इस तरह का है, चूँकि जो oogenesis का प्रोसेस है उसमें एक ओगोनियम से फाइनल एक ही ओवम कंप्लीट होता है, होना 4 चाहिए, जैसे स्पर्म में होता था ना 1 से 4, लेकिन यहाँ पर फाइनली एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है। तो इसी एक को मतलब क्या है कि जो नेचर में है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट आया।
इस तरह की बातें देखा गया। तो ये छोटा सा सेल पोलर बॉडी, ये वेस्टिजियल फॉर्म में है, ठीक है, ये ख़राब हो जाता है, ये फर्दर डिवीजन में भाग नहीं लेता। आपका एनसीईआरटी लिखा है, इसका क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन ये फर्दर डिवीजन में भाग नहीं लेता। अब ये जो सेल्स है, ये सेकेंडरी oocytes, ये फिर से अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड स्टेज में। 2 बार अरेस्टिंग का काम होता है। एक तो बिफोर बर्थ जितना बनना है ओगोनियम बन गया, ठीक है, और उसमें मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो अरेस्ट हुआ प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो गया। अब जब फिर जन्म हुआ उस फीमेल का, तो जब पुबर्टी एज को गेन की, तो उसमें वो प्रोफेज 1 वाला पूरा प्रोसेस, मेटाफेज 1 वाला, मतलब मियोसिस 1 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और वो एक सेल जो डिप्लॉयड था प्राइमरी oocytes डिवाइड कर गया 2 में। एक छोटा, इसको बोले पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और दूसरा जो बना बड़ा सा बल्कियर सेल, दैट इज सेकेंडरी oocytes। प्राइमरी से सेकेंडरी बना, राइट है। और सेकेंडरी oocytes में भी डिवीजन कंटिन्यू नहीं होता है, जो फर्दर जो मियोसिस 2 का प्रोसेस होना है वो कंटिन्यू नहीं, वो फिर अरेस्ट हो जाता है। और वो अरेस्ट होता है कौन सा स्टेज में, तो ये अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। पहला अरेस्टिंग था प्रोफेज 1 में, दूसरा अरेस्टिंग कहाँ है, आफ्टर ओवुलेशन, ठीक ना, आफ्टर ओवुलेशन फिर से अरेस्ट किया मेटाफेज सेकेंड में, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, ये ओवुलेशन हो गया और ये सेल्स अरेस्टेड फॉर्म में है। अगर ये सेकेंडरी oocytes स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तब तो फर्दर उसमें डिवीजन होगा, और नहीं आएगा तो इसी फॉर्म में वो मेंस के दौरान क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं। ये जो सेकेंडरी oocytes है उसमें भी अरेस्टिंग हो गया, वो मेटाफेज सेकेंड में आकर के अरेस्ट किया, ठीक है। और अगर ओवुलेशन के बाद फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन का काम होगा तब तो फर्दर उसमें डिवीजन होगा, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस मेटाफेज सेकेंड के बाद एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तब, अगर नहीं आया तो वो फर्दर डिवीजन में भाग नहीं लेता, वो उसी रूप में बाहर बॉडी से मेंस के दौरान निकल के चला जाता है। क्लियर है। अब भाई इसमें डिवीजन फर्दर क्यों नहीं होता है, तो याद कीजिए कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेकेंडरी oocytes के बाद सेकेंडरी oocytes जब बना था, प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बना था, तो इसमें जो अनइक्वल टाइप का डिवीजन हुआ था ना, तो जो भी सेंट्रियोल था इसका वो टोटल माइग्रेट कर गया था इधर, और इधर से मैक्सिमम साइटोप्लाज्म था इधर। तो साइटोप्लाज्म रहने से ये बल्कि तो हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ड्रॉबैक्स कि सेंट्रियोल इस सेल का माइग्रेट कर गया यहाँ। अब जब सेंट्रियोल नहीं है तो ये सेल फर्दर डिवीजन में भाग कैसे लेगा। जब फर्दर डिवीजन में भाग नहीं लेगा तो इससे तो बेबी नहीं बनेगा अपने आप, मतलब इसका मेटाफेज या मियोसिस कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा इसका। तो क्या होता है, स्पर्म के इन्फ्लुएंस माने से, स्पर्म के कांटेक्ट माने से, और याद कीजिए बताए थे कि स्पर्म के नेक रीजन में 2 टाइप का सेंट्रियोल था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का यूज हो गया था, याद कीजिए, फ्लैजिला बनाने में, टेल फॉर्मेशन में, और प्रॉक्सिमल वाला बताए थे न्यूक्लियस के साथ इन करता है एग के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो इसी का सेंट्रियोल इसके अंदर गया। हम लोग जानते हैं कि एनिमल सेल के डिवीजन के लिए सेंट्रियोल का होना जरूरी है, प्लांट सेल तो है नहीं कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्पर्म न्यूक्लियस के साथ साथ क्या देता है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी देता है, और फिर से क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। फर्दर जो मियोसिस सेकेंड का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, और जो ही कंप्लीट होगा तो ये क्या होगा, ये फिर से डिवाइड करेगा ये और इसमें। अब ये जो है ये है फर्टिलाइज्ड एग, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। ये देखिए
क्या है ये, फर्टिलाइज्ड एग है। और ये पोलर बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी है। हालांकि पोलर बॉडी भी डिवाइड करता है, पूछेगा आपसे तो टोटल पोलर बॉडी कितना बना, इससे डिवीजन होगा, इससे फर्दर डिवीजन होगा तो ये क्या बनेगा, ये इससे डिवाइड करेगा छोटा और ये छोटा। ठीक है, तो ये भी पोलर बॉडी है, ये भी पोलर बॉडी है और ये भी पोलर बॉडी है। तो 3 पोलर बॉडी बना और एक फर्टिलाइज्ड एग बना। ये सब वेस्टिजियल फॉर्म में, चूँकि इसके पास फूड नहीं है ये डेवलप नहीं कर पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो एग है, ठीक है ना, या जो सेकेंडरी oocytes था ना, इसमें बल्कियर फूड, बल्कियर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोरेज है, यहाँ नहीं है। तो ये डिवीजन में थोड़ा भाग लेगा, कभी कभी नहीं भी लेता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी जो बना फिर ये भी भाग नहीं लेता है फर्टिलाइजेशन में, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये फर्टिलाइज एग। तो इस तरह से oogenesis के दौरान क्या हुआ, एक oogoनियम सेल से क्या हुआ, फाइनली 1 फर्टिलाइज्ड एग बनता है। ठीक है, या 1 एग बनता है। ये oogoनियम डिप्लॉयड है, उससे माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte ये टेम्पोररी अरेस्ट हो गया। फिर जब जन्म हुआ, फीमेल प्यूबर्टी एज में आई तो फिर से कंप्लीट हुआ प्रोसेस, और ये सेकेंडरी oocytes। इसी स्टेज में जो है ओवुलेशन होता है। अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया तो फर्दर डिवीजन होगा, नहीं हुआ तो वो इस तरह का प्रोसेस। क्लियर है, चलिए। कह रहा है दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte। oogoनियम सेल में डिवीजन स्टार्ट हुआ और वो प्रोफेज 1 में आकर के, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में आकर के डिवीजन क्या हुआ, अरेस्ट हो गया टेम्पोरली, और उसको अब बोलते हैं लोग प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte का डिप्लॉयडी क्या होगा, प्लॉयडी लेवल क्या होगा, याद कीजिए, अभी देखे थे नेक्स्ट स्लाइड में। oogoनियम डिप्लॉयड था और अभी तो इसमें अरेस्ट हो गया ना, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी oocytes, ये भी डिप्लॉयड होगा। ये क्या है, 2n है, ध्यान रखिएगा। कर ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रान्युलोसा सेल। ठीक है, अब ओवुलेशन वाला डायग्राम को ध्यान रखिए कैसे कैसे डेवलप हुआ था। जो प्राइमरी oocytes है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, oogonia से बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स जिसको ग्रान्युलोसा सेल बोलते हैं, उसके द्वारा वो कवर्ड हो जाता है। अब इसी का नाम बदल के हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या क्या है, तो 2 चीज़ें, एक है प्राइमरी oocytes कवर्ड बाय ग्रानुलोसा सेल। अब इसके लिए टर्म यूज करते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी oocyte oogonia से बना हुआ है, और वो जो प्राइमरी oocytes है उसके ऊपर एक अलग टाइप का सेल्स का कवरिंग हो गया। तो अब ये टोटल टर्म के लिए, ये दोनों को मिला के टर्म क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये सब हम लोग देख चुके थे, उधर भी बोले थे, फिर से डिटेल करेंगे हम लोग। हाँ, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन है। ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम oogonia में डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocytes बना, प्राइमरी oocytes के चारों साइड से क्या हुआ, ये कवर हो गया है ना, तो अब इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल्स। इसमें फिर फर्दर ग्रोथ होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है अलग अलग स्टेज पे। सेकेंडरी oocytes में ये टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल्स। ये टर्सरी फॉलिकल्स तक भी क्या है, इसमें प्राइमरी oocyte ही इसके अंदर में, एक ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ये डिफरेंट स्टेज है। फॉलिकुलर स्टेज जो है
ओवरी के अंदर, उसका समय के साथ चेंज होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, कुछ चेंजेज आया, फिर उसका नाम टर्सरी दिए, फिर और भी मैच्योर कर गया तब उसका नाम ग्राफियन देते हैं। तो ग्राफियन स्टेज में आने के बाद, ग्राफियन फॉलिकुलर स्टेज में आने के बाद क्या होता है, ये जो मियोसिस 1 का जो प्रोसेस था, जो अरेस्टेड फॉर्म में था, यहाँ तक होते होते फीमेल अपने पुबर्टी एज में आ जाती है। ठीक है, तो पुबर्टी एज में ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके अंदर मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और मियोसिस 1 का प्रोसेस जो ही कंप्लीट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स डिवाइड किया एक पोलर बॉडी में छोटा सा, और एक बल्कियर पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes। क्लियर है? तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल्स में रप्चर होता है और वहाँ से ओवम, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये। और ये क्या है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, ये ओवरी से रिलीज होकर के जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस के लिए टर्म देते हैं हम लोग ओवुलेशन। इसी को ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये अभी इसमें और भी डिवीजन नहीं हुआ, ये केवल और केवल मियोसिस 1 का रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस 1 का रिजल्ट है ये। इसमें फर्दर डिवीजन होगा जब ये ओवम या सेकेंडरी oocytes स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तब। अगर स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया तो ये इसी फॉर्म में, इनकम्प्लीट डिवीजन के फॉर्म में, ये बॉडी से मेंस के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर है? चलिए, अब तो बाद बाकी कहानी तो आप जानते हैं कि इसमें से ओवा निकल गया, या ओवम जो सेकेंडरी oocytes एक्चुअली, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए टर्म दिए थे कॉर्पस लुटियम। अगर उधर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, तो ये कॉर्पस लुटियम मेंटेन रह जाता है और ये रिलीज करने लगता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर उधर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर चेंज करता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होना बंद होता है। जो ही प्रोजेस्टेरोन का रिलीज बंद होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये देखेंगे आगे भी, ये आपको बार बार हमने आपको ये चीज़ बताया है। देखिए इधर उसी का एक और भी क्लियर कट, एनसीईआरटी का डायग्राम में उतना क्लियर नहीं होता है तो मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है ना, जर्मिनल एपिथेलियम। इसी में से माइटोसिस के द्वारा क्या बना, ये oocyte बना, है ना, oocyte है ये। अब oocyte या ओगोनियम सेल से बना हुआ है। ओगोनियम सेल में डिवीजन हुआ और अरेस्ट हो गया, जो बना था वो प्राइमरी oocytes बोले थे। प्राइमरी oocyte के चारों साइड से फॉलिकुलर ये ग्रानुलोसा सेल का कवरिंग हुआ, अब इसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, और इधर से देखिए डेवलपमेंट, ये क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इधर उल्टा कर दिए थे। ये अभी जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ से ओगोनियम सेल्स, डिवीजन स्टार्ट हुआ, मियोसिस का प्रोसेस कुछ हुआ, प्रोफेज 1 में आकर अरेस्ट हो गया। अब इसके लिए टर्म दिए थे हम लोग प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocytes है। अब थोड़ा सा और डेवलप हुआ है इसका ग्रानुलोसा सेल का लेयर, अंदर में प्राइमरी oocytes, बाहर से कवरिंग ग्रानुलोसा सेल का। अब टर्म यूज किया उसको प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब उसमें और भी थोड़ा चेंजेज आएगा, oocytes बोलेंगे, और भी चेंजेज आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, और टर्सरी फॉलिकल्स, ये वाला स्टेज टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स और इधर प्राइमरी फॉलिकल्स में अंतर होता है कि इसमें ये फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंट्रम बोलते हैं, है ना, ये एंट्रम का डेवलपमेंट हो जाता है। एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। और देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में ये एंट्रम और भी डेवलप हो जाता है। पहचान है फुल्ली डेवलप एंट्रम कहाँ मिलता है, तो बोलते हैं हम लोग कहाँ मिलता है, तो बोलते हैं हम लोग
मैं अपना क्लास को यहाँ वाइंड अप करता हूँ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इसके बाद वाला चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाय बच्चों, हम लोग जो है पिछला लेक्चर टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा रुक गए थे। मैं वहीं से फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप दोनों लेक्चर को साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी बातें, ठीक है। ये बताए थे ये क्या था, जर्मिनल एपिथेलियम है ना, ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है। यहाँ से जो सेल्स बना दैट इज ओगोनियम बोले थे, गैमेट मदर सेल ओगोनियम बनाया। ओगोनियम सेल में डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 के पास आकर के वो अरेस्ट हो गया, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। क्लियर है। जब ये फीमेल अपने माँ के गर्भ में थी तब वहाँ देखिए क्या है कि वो जो प्राइमरी oocytes वाला स्टेज है ओगोनियम के बाद, देखिए इधर पीछे वाला से हमको पता चलेगा, ये वाला देखिए, इससे भी पीछे चले आइए, ये वाला था ना ओगोनियम, डिप्लॉयड था, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocytes बना, ठीक है। अब प्राइमरी oocytes के बाद जो है फिर से डिवीजन होना था तो वो क्या हुआ, अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 में जाकर के अरेस्ट हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अब प्राइमरी oocytes कवर्ड विथ ग्रानुलोसा सेल, नाम दिए थे प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। फिर उसमें चेंजेज हुआ, नाम oocytes, या फिर ये अंदर में oocytes है, प्राइमरी oocytes अंदर में, ये प्राइमरी oocytes कर दीजिए, अंदर में पड़ा हुआ है, अंदर से ग्रानुलोसा कैविटी है। इसमें डेवलप हुआ, कैविटी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। और भी थोड़ा सा एंट्रम बड़ा हुआ, टर्सरी फॉलिकल्स बोलते हैं इसको, टर्सरी फॉलिकल्स। और फर्दर मैचुरेशन ग्राफियन फॉलिकल्स, ये मैच्योर्ड फॉर्म है। इसमें फ्लूइड फील्ड एंट्रम आपको नज़र आ रहा है, पिछले डायग्राम से, पिछले लेक्चर से कोरिलेट कीजिएगा। और इसी में होना ओवुलेशन, ओवुलेशन होगा, ये कंप्लीट होगा। और यहाँ से निकल के आएगा क्या, यहाँ से निकल के आएगा, इसको बोले थे ओवम या सेकेंडरी oocytes बोले थे। एग कहना उतना उचित नहीं है, सेकेंडरी oocytes बोलेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग चीज़ बच गया कॉर्पस लुटियम, वो प्रोसेस आप जान रहे हैं, आगे डिस्कस किए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है ये आपके एनसीईआरटी से है, इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चंस आएगा तो इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ये ओगोनिया, ओगोनिया माइटोसिस हुआ, ये जर्म मदर सेल है, जर्मिनल मदर सेल बोलते हैं, ओवरी के वाल में जो जर्मिनल सेल्स है वहाँ से बना है ओगोनिया। ओगोनिया इसलिए बोलते हैं कि ये ओवम या एग बनाने में काम आता है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्या है ये, 2n स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। माइटोसिस एंड डिफ्रेंशिएशन हुआ प्राइमरी oocytes, ये भी कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। देख चुके थे इसका सिंपल वर्जन, ये देखिए, है ना। और ये कब हो रहा है, फोइटल लाइफ में हो रहा है, जन्म से पहले फोइटल लाइफ में, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte स्टेज में आकर के, ये प्राइमरी oocytes या प्राइमरी oocytes में फिर क्या था, कवरिंग हुआ था ग्रानुलोसा लेयर का, जो ओवरी के अंदर चेंजेज हो रहा है उससे कोरिलेट कर लीजिए। इसमें होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये क्या हुआ, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले ये कंप्लीट हो गया। अब ये डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो ये भी हैप्लॉइड है, और ये सेकेंडरी oocytes। इसी स्टेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ओवरी से बाहर आया, और क्या है, फिर इसमें डिवीजन होगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी, और ये अब इसको कहते हैं हम लोग ओवम, ठीक है। और इसमें फर्दर डिवीजन होगा जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, सॉरी ये सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवुलेशन हुआ, और ये स्पर्म कांटेक्ट में आया तो ये फर्दर मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ये सेकेंड पोलर बॉडी, और ये ओवम, ये फर्टिलाइजेशन में भाग ले लिया बाद में। क्लियर है,
oogenesis in human female showing फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ये जो ओवम है इसका क्रोमोजोम कितना है, तो 23 हैप्लॉइड है ना। उस सेकेंडरी उस साइड्स में भी क्रोमोजोम कितना 23, सेकेंडरी उस साइड्स में भी क्या होगा 23 होगा, क्योंकि ये क्या होता है लाइक माइटोसिस होता है, ठीक है। प्राइमरी उस साइड्स में क्रोमोजोम 46 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओगोनियम में क्रोमोजोम 46 वो भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये सब क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। द बर्थ चाइल्ड, ये बर्थ से पहले का स्टेज, ये बर्थ चाइल्डहुड का स्टेज, और ये पुबर्टी के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके एनसीईआरटी से ये यहाँ से लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इनको साइड में। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। अभी क्या इसको समझिएगा, क्या पढ़े थे, कपल ऑफ मिलियंस था, लगभग ईच ओवरी में 20 लाख 30 लाख प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स है। ये सेल्स प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स क्या इतना एग में या ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होता है कन्वर्ट में। तो ये जो सेल्स एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बना है प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, जिसके अंदर क्या है प्राइमरी ओसाइट्स भरा पड़ा है, उसका नंबर या उस सेल वो सेल डिजेनरेट करता है, समय के साथ नंबर घटता चला जाता है। तो लिखे हैं ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। पुबर्टी तक आते आते बहुत सारा फॉलिकुलर सेल डिजेनरेट कर जाता है, करा है। देयरफॉर एट द पुबर्टी, ये डाटा आप याद रखेंगे, ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। जो कपल ऑफ मिलियंस बना था ना, तो उसमें से 60 से 80 हज़ार फॉलिकुलर सेल्स ही ईच ओवरी मतलब एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार, दूसरे में भी 60 से 80 हज़ार, इतना ही वो बचता है। बाद बाकी जो कपल्स ऑफ मिलियन बना था वो क्या हुआ, डिजेनरेट कर जाता है। क्लियर है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स डिजेनरेट कर गया। अब वो जो फॉलिकुलर सेल्स है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। क्या चेंजेज आते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल सेल के चारों साइड से कुछ और भी एक्स्ट्रा ग्रानुलोसा जो है एक सेल है, स्पेशल टाइप का सेल्स जो कवर करता है, ठीक है, लेयर है ग्रानुलोसा सेल्स एंड न्यू थिका एंड आर कॉल्ड, अब उसी का नाम हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हुआ, समय के साथ ट्रांसफॉर्म हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स में, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आए। चेंज किसके वजह से, तो ग्रानुलोसा सेल्स और कुछ न्यू थिका सेल्स बोलते हैं, दो टाइप का सेल्स उसमें चेंज लाया, प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट कर दिया सेकेंडरी फॉलिकल्स में। आगे देखिए ये ओगोनिया क्या है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओगोनिया सेल्स है। फॉलिकल फॉर्मेशन में ये भाग लिया ओगोनिया, प्रीमोर्डियल कहलाया ये, ठीक है। फिर फॉलिकल्स एक्टिवेशन में भाग लिया, अब इसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इसके चारों साइड से जो है ग्रानुलोसा सेल्स का कवरिंग हो गया। इसमें और भी थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया, देखते हैं ना, है ना, ये एक लेयर का है, यहाँ ज़्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इसमें कुछ और फर्दर चेंज आएगा तो दैट इज़ टर्सरी फॉलिकल्स बोलते हैं। करा द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी में, एंड व्हिच इज करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में फ्लूइड फील्ड एंट्रम या कैविटी नहीं होता है, सेकेंडरी में होता है। कह रहा है सेकेंडरी सेकेंडरी में फ्लूइड फील्ड कैविटी नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी के बाद वाला में। अभी देखिए तो नेक्स्ट जो स्लाइड हम लोग देखे थे, इसमें उस तरह का कहीं कैविटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्राइमरी में भी फ्लूइड फील्ड कैविटी नहीं है और सेकेंडरी में भी नहीं है,
सेकेंडरी के बाद जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड टर्सरी। तो टर्सरी को हम लोग सेकेंडरी और प्राइमरी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे? तो उसके अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी को देख करके, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैविटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंट्रम। तो कह रहा है सेकेंडरी फॉलिकल सून जो ही वो बना कि वो बदल जाता, ट्रांसफॉर्म होता है इनटू टर्सरी फॉलिकल्स। और टर्सरी फॉलिकल्स को कैसे करेक्टराइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम को देख करके। अभी आगे डायग्राम आएगा। कह रहा द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका, इंटरना बोलते हैं, एंड एन आउटर थीका, एक्सटर्ना बोलते हैं। जो थीका लेयर है, ग्रानुलोसा लेयर के साथ साथ थीका लेयर का जो कवरिंग है वो अपने आप को दो भाग में डिफ्रेंशिएट करता है। इनर वाले को इंटरना और आउटर वाले को एक्सटर्ना बोलते हैं। अभी देखेंगे डायग्राम में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocytes within the tertiary follicles grow in size and complete its first meiotic division। बहुत इम्पोर्टेंट है। टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज के बाद जो प्राइमरी oocytes है ग्रानुलोसा और थीका सेल के अंदर, अब वो क्या हुआ, टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज में आने के साथ क्या हुआ, उसके अंदर मियोसिस जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट होगा भाई तो प्राइमरी oocyte जो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर है वो तो डिप्लॉयड है ना। अब उसमें डिवीजन होगा तो वो अनइक्वल डिवीजन बताए थे, एक छोटा टीनी पोलर बॉडी और एक बड़ा सेकेंडरी oocytes बनेगा। इट इज अनइक्वल डिवीजन, right, resulting in the formation of large haploid secondary oocytes। पूछता है haploid, primary oocyte diploid, secondary oocyte haploid and a teeming first polar body। ये भी haploid है और ये भी haploid स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलिए, मैं उधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस उसका थियोरेटिकल एविडेंस दे रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि थ्योरी इस तरह से लिखेंगे। आप इसको नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं। करा द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte के पास न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म था उसका मैक्सिमम अमाउंट साइटोप्लाज्म का ये रिटेन कर लिया। कौन? सेकेंडरी oocytes जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? एडवांटेज तो है भाई। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछा है, क्या वो फर्दर डिवाइड करता है कि डिजनरेट कर जाता है? तो एनसीईआरटी लिखा है कि ये इसके बारे में कोई कन्फर्म या फिर सर्टेन जानकारी नहीं है, उतना क्लियर कट जानकारी नहीं है। कह रहा एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। एनसीईआरटी का लाइन, इस समय हम लोग उसके बारे में क्लियर कट नहीं है। कह रहा है द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स का नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इम्पोर्टेंट है जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte में सेकेंडरी oocyte जो बना है, जो हैप्लॉइड नेचर का है, अब उसकी चारों साइड से आफ्टर ओवुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी oocyte के चारों साइड एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर नेचर का होता है कॉल्ड जोना पेलुसिडा, जो क्या करता है? सेकेंडरी oocyte को कवर करता है। द ग्राफियन फॉलिकल्स नॉ रप्चर टू रिलीज द secondary oocytes ovum from the ovary by the process called ovulation। देखिए इधर ओवरी के अंदर क्या हुआ? प्राइमरी oocytes कवर हुआ
ग्रानुलोसा सेल से नाम प्राइमरी फॉलिकल्स। मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी टर्सरी में अंतर क्या था? तो टर्सरी में फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम मिला। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स में फर्दर चेंज आया, वो मैच्योर किया, नाम पड़ गया उसका ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है अभी तक, उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब वो डिवाइड कर गया 2 भाग में, टीनी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा सा बना वो बोलिए सेकेंडरी oocytes। अब ये सेकेंडरी oocytes के चारों साइड एक स्पेशल टाइप का, अभी ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही है, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स के चारों साइड डेवलप हुआ एक स्पेशल टाइप का नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा से कवर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसिडा से कवर्ड होकर के वो क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर के बाद बाहर आता है। अब उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes या बोलते हैं ओवम। प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। क्लियर है? देखिए इधर ये ओगोनियम सराउंड हुआ, प्रिमोर्डियल कहलाया, फिर बाद में इसी को प्राइमरी बोले, फिर सेकेंडरी, फिर ये टर्सरी। देखते हैं टर्सरी में आ गया ना फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्री ओवुलेटरी फेज में आ गया ये, ठीक है। इसको एंट्रल फेज भी बोलते हैं, एंट्रम नजर आ रहा है। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एंट्रम, एंट्रम बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड। ओके, याद रखिएगा एकदम, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लेंगे। देखिए इधर ये और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए प्रीनेटाल जन्म से पहले फॉलिकुलर स्टेज में है, सिस्ट स्टेज ही बोलते हैं। ये ओगोनियम, ठीक है, ओगोनियम बोले, जर्मिनेट सेल से बना हुआ ओगोनियम बहुत सारा बना माइटोसिस के द्वारा। ये पोस्ट नेटाल या प्री प्यूबिटल एज बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट नेटाल अभी जन्म नहीं हुआ है, सॉरी पोस्ट नेटाल, ये प्री नेटाल था जन्म से पहले, पोस्ट नेटाल मतलब जन्म के बाद, ठीक है। अभी पुबर्टी एज को गेन नहीं की है फीमेल। तो उसके अंदर क्या है? ये प्रीमोर्डियल सेल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप किया, ये दिख रहा है आपको, ग्रोथ हो रहा है, और ये मियोसिस 1 में जाकर के अरेस्ट हो गया। अब यहाँ कुछ हार्मोनल्स चेंज होते हैं। अब ये क्या हो गई? फीमेल एडल्ट हो गई, पुबर्टी एज को गेन कर ली। अब ये सेकेंडरी oocytes जो है कन्वर्ट होता है टर्सरी oocytes में, उसमें एंट्रम डेवलप हुआ, एंट्रल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होगा, फिर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ये देखते हैं एंट्रम है ना, और ये मैच्योर यहाँ से क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। क्लियर है? चलिए ये देखिए फिर से, ये एनिमेटेड ग्राफिकल डायग्राम है, ये और भी समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से ये ओ, वहाँ से क्या हुआ? ओवुलेशन हो गया ये, ठीक है। फॉलिकुलर फेज को दिखा रहे हैं अलग अलग। चलिए, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? अभी तक जो हम लोग आपके साथ डिस्कस किया हूँ मैं, इससे कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के रिगार्डिंग। क्या दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है? भाई डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस तो यही है कि oogenesis फीमेल में होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है? oogenesis का प्रोसेस बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आफ्टर गेनिंग द पुबर्टी एज, बर्थ के बाद स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है? एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनता है। यहाँ पर क्या है? फाइनली बनता तो 4 यहाँ भी है, लेकिन 3 वेस्टिजियल है, 3 पोलर बॉडी बना और 1 ओवम बना। गुड। और भी तो डिफरेंसेस है। अगर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो कंप्लीट हो जाता है बिना किसी अरेस्टिंग स्टेज का,
एक इसमें क्या होता है oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में कोई अरेस्टिंग का केस नहीं है। एक oogenesis में अरेस्टिंग का केस है। अरेस्ट मतलब रुक जाना, रुक कर होता है, और यहाँ तो 2 बार अरेस्टिंग होता है। किस में? oogenesis प्रोसेस में। ठीक है। हार्मोन्स लेवल भी अलग अलग हार्मोन भी जिम्मेदार है। देखते हैं हम लोग, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, आप इसको देखिए और बिल्कुल आप इसको पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये पूछता है 12th में एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है आपको, और मेडिकल में भी पूछता है। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है। ये लोकेशन लिखे हैं, कहाँ होगा? ये टेस्टिस में होगा, और ये कहाँ होगा? oogenesis ओवरी में होगा। पहला डिफरेंस लिख देंगे, 4-5 पॉइंट। अगर 5 नंबर पूछता है तो इसे लिखेंगे। नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। 50 साल का, 60 साल का भी मेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में, उनके बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन ये क्या है? oogenesis इस तरह का बात नहीं है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है oogenesis, और क्या है अबाउट 50 ईयर के आसपास क्या होता है उस चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, गैमेट लार्ज अमाउंट में बनता है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन मिलियन से बनता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली देखेंगे 400 के आसपास मैच्योर ओवा ही बन पाता है। देखिए क्या चीज़ है, प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर तो यहाँ भी उसके ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस लिखा है आपका NCERT, मतलब लाखों में है। लेकिन वो क्या हुआ, रिड्यूस करना शुरू किया, डिजनरेट हुआ आफ्टर बर्थ। 60,000 से 80,000 ईच ओवरी में बचा। उस 60,000 से 80,000 में से भी ओनली 400 दोनों ओवरी मिला करके, 200 इधर से लगभग 200 इधर से, ये अप्रॉक्स डाटा है। 200 ईच ओवरी मतलब 400 ही उसमें से ओभा में कन्वर्ट हो पाता है। ध्यान रखिएगा, क्यों आगे बताएंगे। करा गैमेट पर जर्म सेल कितना 4 बना, 4 स्पर्म बनता है। यहाँ तो गैमेट 1 ही ना बना, 3 तो डिजनरेट कर गया ना वो पोलर बॉडी, एक ही ओवम बना फाइनली। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पुबर्टी में होता है स्टार्ट। ये तो कहाँ होता है? ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीमेल अपने माँ के गर्भ में थी तभी स्टार्ट हो गया oogenesis प्रोसेस उसमें। करा टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कंटिन्यूअस, और ये क्या होता है 1 से मंथ गैमेट फॉर्मेशन होगा। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फीमेल में गैमेट जो ओवम है वो जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो 1 महीने इस ओवरी से, दूसरे महीने इस ओवरी से, फिर इस महीने से, फिर इस अगले महीने दूसरे ओवरी से, इस तरह से वो अल्टरनेट करता है। तो महीने में 1 बार फॉर्मेशन होता है पुबर्टी गेन किए हुए फीमेल में, और वो चलता है कंटिन्यू जब तक वो मेनोपॉज को नहीं गेन कर लेती है तब तक। इसमें कंटिन्यूस और किसी भी टाइम इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होते रहता है। इन द प्रोसेस फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूस। मेल में ये तो लाइफ लॉन्ग चलता है लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रिड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, मेनोपॉज के बाद ये स्टॉप हो जाता है oogenesis का प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है लेकिन बाद में 60-70 साल के बाद घटना शुरू हो जाता है। टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, किसी भी टाइम फीमेल मेल रिलीज कर सकता है गैमेट, लेकिन ये क्या है मंथली साइकिल के दौरान रिलीज होता है। कर रहा मियोटिक डिवीजन अनअरेस्टेड अनइंटरप्टेड है। इसमें तो क्या है अरेस्टेड डिवीजन होता है, 2 बार इंटरप्ट हुआ था, अरेस्ट हुआ था। जर्म लाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन। ठीक है, जर्म लाइन एपिथेलियम जो जर्मिनल एपिथेलियम है, मेल का जर्मिनल एपिथेलियम तो स्पर्म प्रोडक्शन में भाग लेता है। फीमेल में उस तरह की बात नहीं बोलते, वहाँ बोलते हैं हम लोग गैमेट मदर सेल रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग ओगोनियम बोले थे। सही है, मतलब क्या है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होना होगा तो हर बार जर्मिनल एपिथेलियम से ही वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन फीमेल में वो तो फॉलिकुलर सेल बन चुका है ना, उनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन चुका है, वो भरा पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम का इन्वॉल्वमेंट हर बार oogenesis में इन्वॉल्व नहीं होता। एक बार जो हो गया उस समय जब वो अपने माँ के घर में थी तब। ध्यान रखिएगा इसी को। तो जो ये लेक्चर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ए बोलेंगे और ये सेकेंड पार्ट बी, चूँकि इंटरप्ट हो गया था
तो दोनों को कोरिलेट करके आप लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।